हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2020 में फर्स्ट पेपर का हमारा, ठीक है, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता का, तो जो 24 सितंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चंस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी कुछ जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही ज़्यादा सही लगते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आते जाएंगे। और 24 पेपर हुए थे, मैं आपको इसके बारे में बता दूं अगर आपको जानकारी ना हो तो। 24 पेपर हुए थे अभी, जो हमारे 24 सितंबर 2020 को हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था और 13 नवंबर 2020 को हमारा लास्ट पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मिलाकर के ये जो हमारे एग्जाम हुए थे, ये 12 दिन एग्जाम हुए थे, तो टोटल 24 दिन हुए थे। तो मैं आपको ये 2020 के 24 पेपर और 2019 में 20 पेपर हुए थे, तो ये मैं कोशिश करूंगा आपको सब इसको सॉल्व करवाने की, ठीक है व्यूअर। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो आप उसमें प्लेलिस्ट देखिएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, है ना। कॉमर्स के क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे, और बीकॉम थर्ड ईयर के भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आपको एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब मई के मंथ में भी नेट के एग्जाम है, तो जो है आप इसको अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवबोध स्तर। देखिए इसमें एक आपको बेनिफिट और मिलेगा कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है तो वो भी बॉक्स में बंद है। तो जो व्यूवर्स या स्टूडेंट्स डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो वो आप जो है इसको बॉक्स में भी जरूर आप इसकी स्टडी करिएगा, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है। मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना। तो जहाँ जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है अवबोध स्तर, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्वेश्चन 2, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, तो कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विशेष परीक्षा, ठीक है, प्रॉबिंग। इसका मतलब यह है कि शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के जो वे कथन विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरों के किसी भी आंसर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए अगर प्रोत्साहित करते हैं तो जो भी कोई सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है उसे हम विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर अगर ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैचिंग दे रहा है। मैं आपको मैचिंग दिखा देता हूं, ऊपर पेज पे है ये, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो मैचिंग आपको दे रखी है इसमें ऑप्शन नंबर सी की,
है ना। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी कि इसमें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि जो संप्रेक्षणीयता है वो, और थर्ड पर है आपका प्रबंधन और निगरानी, और फिफ्थ नंबर पर है आपका मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। ठीक है ना, फीडबैक को हिंदी में हम प्रतिपुष्टि बोलते हैं। तो आपका आंसर नंबर सी इसमें करेक्ट है, क्योंकि एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता के संदर्भ में जो भी कोई अभिवृत्ति होती है और धारणाएं होती हैं, उनके बजाय व्यवहारगत इन तीनों को ही कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान हमें करनी है ना, जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। तो ये देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में अगर हम आंसर की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, तो सीधा मैं आंसर नंबर बी आपको बता रहा हूं, जिसमें आपका जो 4 नंबर है और 5 नंबर है वो दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी कि कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो भी आजकल हायर लर्निंग जो हो रही है, इंस्टीट्यूशन हो रहे हैं, तो उसमें ये मेथड ऐसे हैं जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। ठीक है, 4 और 5 नंबर, यानी कंप्यूटर की सहायता से आप सभी जानते हैं कि शिक्षण चल रहा है, और अनुरूपण और भूमिका का निर्वाह। ठीक है, चलिए देखिए ये आप देखिए सामने स्क्रीन पर आंसर आ गया है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैचिंग है अब आपकी लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो अगर आप मैचिंग देखेंगे इसमें, क्योंकि स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है सामने आगे, तो क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, तो सीधा मैं अगर आपको बताता हूं, आप देखिए पॉज करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि टेबल जो एग्ज़ाम में आया हुआ है तो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी है ना। अगर आप ऑप्शन देखें तो ये स्क्रीन में आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। इसमें जो निर्माणात्मक मूल्य है, ठीक है, ए पर, तो उसके साथ आपका थर्ड नंबर का मैचिंग है कि इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करते हैं। जो बी नंबर पर दे रखा है संकलनात्मक मूल्यांकन, सुमेटिव इवैल्यूएशन, तो ये 4 नंबर के साथ मैचिंग होता है कि इसका प्रयोजन अधिकतम स्तर आंकना होता है। सी निकष संदर्भित परीक्षण, तो ये 2 नंबर के साथ मैचिंग है कि आधिपत्य सूचक मानक, और डी है मानक संदर्भित परीक्षण, तो ये है आपका फर्स्ट नंबर के साथ मैचिंग। जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है वो रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहां मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं, आप मैचिंग देख सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर है जो मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें एग्जाम में मैचिंग बहुत आते हैं, तो आप थोड़ा सा इनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है, हम सीधा आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें जो आपको दे रखा है। ठीक है, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, शून्य परिकल्पना,
उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, फिर अराइविंग एट जनरलाइजेशन होता है एंड कंक्लूजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयतात्मक उपागम के अंतर्गत आएंगी? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका एथनोग्राफिक स्टडी। ठीक है, जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? तो क्रियात्मक अनुसंधान विधि जो होती है, एक्शन रिसर्च मेथड। ठीक है, ठीक है, जो क्रियात्मक अनुसंधान विधि है वो उपयोगी होती है। ठीक है ना, यदि कोई महाविद्यालय शिक्षक एक शोध कार्यक्रम तैयार करे और उसका जो उद्देश्य है वो शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना हो, और क्रियात्मक शोध समस्या जो होती है वो किसी समस्या को पहचानने और उसके निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है वो चक्रीय होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीन पे देखते हैं इसका आंसर। ये आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, तो सीधा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। केवल पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के अनुसंधान चरों को पहचान करना। ठीक है, और दूसरा अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। ठीक है, क्योंकि अनुसंधान चरों की पहचान तथा अनुसंधान चरों को परिभाषित करने के चरण अनुसंधान आचार शास्त्र में सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि जो आपका आंकड़ा होता है, संग्रहण प्रक्रिया होती है, आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया होती है, और अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण शोध आचार संहिता से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप पॉज करके बहुत अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति होती है? ठीक है, तो ये देखिए जो आपको सामने मैं बता दूं स्क्रीन पे सीधे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि स्क्रीन पे सामने आ नहीं रहा है पूरा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, कि 1 नंबर है आधारिक सिद्धांत मूलक शोध, और 2 परीक्षण मूलक शोध, और 5 नंबर है आपका व्यष्टि अध्ययन शोध जो केस स्टडी रिसर्च होती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। चलिए देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको जरूर मिलेगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको ये बात बताऊं कि पैराग्राफ पढ़ने में आपको समय वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड आप पैराग्राफ पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप 2 बार पैराग्राफ पढ़ेंगे, पहले पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका
11 से 15 तक के जो 5 क्वेश्चन है ये आपके पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है। तो आप पॉज करके पैराग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको आंसर बताता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ में दिया जाएगा कि डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग, ठीक है। ये देखिए नीचे हिंदी में पैराग्राफ आ रहा है, तो आप इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, ई प्रापण क्या है, यानी कि ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो जो ई प्रोक्योरमेंट है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। जो ई प्रोक्योरमेंट होता है उससे एक तो कॉस्ट रिडक्शन होता है और दूसरा क्विक डिलीवरी होती है, शीघ्र सपुर्दगी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन और क्विक डिलीवरी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका पैराग्राफ पे बेस्ड 13, कम कागजी कार्रवाई के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो कम कागजी कार्यवाही के परिणाम के रूप में नए उत्पाद विकसित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14 कि इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण जो ई प्रोक्योरमेंट है का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति, ठीक है। ये आपके पैराग्राफ के हिसाब से आंसर है। क्वेश्चन 15 कि अनुच्छेद में ये जो पैसेज है इसमें किस बात पर बल दिया गया है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होता है जो आपको खुद से पढ़ करके उसका कंक्लूजन निकालना होगा खुद से। तो अगर आप देखिए दो क्वेश्चन हमारे पास आए, जो क्वेश्चन नंबर 12 था उससे भी प्रोक्योरमेंट के बारे में कह रहा था आपसे, है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें भी प्रोक्योरमेंट के बारे में कह रहा है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट, जो ई प्रापण है उसके मुख्य विशेषताओं पर जो है वो बल दिया गया, फोकस किया गया है, ठीक है ना। अब 5 क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन में से आएंगे यानी आईसीटी में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह कहलाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सह-व्यवहारात्मक प्रतिरूपण, ठीक है, ट्रांसैक्शनल मॉडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा। तो वो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसमें करेक्ट है, केवल 2 नंबर का पॉइंट, 3 नंबर का पॉइंट और 4 नंबर का पॉइंट, यानी कि आत्मसम्मान और कक्षा में प्रदर्शन, ठीक है। और 4 नंबर आपका वृत्तिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अब इसमें देखिए आपको रीजन दे रखे हैं और असर्टन दे रखे हैं, ठीक है, अभिकथन और तर्क। तो मैं सीधा इसको पढ़ता हूं आपका कि क्या दे रखा है इसमें आपका डिस्कशन
कि देखिए दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कि समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, ये तो आपका अभिकथन हो गया। अब इसका रीजन क्या दे रहा है कि ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है चारों ऑप्शन पढ़ के कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो आपका असर्टन है, जो अभिकथन है, वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो आर है, जो रीजन है ना, वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। देखिए नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैचिंग दे रहा है आपको, मैचिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैचिंग है। ठीक है ना, ये देखिए बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि नीचे आंसर दे रखा है इसमें, तो मैं आपको इसी में बताता हूं कि मैचिंग क्या है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, थोड़ा सा देखिए मैं स्क्रीन पे इसको और कर देता हूं लिस्ट इसमें। तो इसमें आपका अब आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिखाई दे रखा होगा, तो अब आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, ये सारी की सारी एक्चुअली इन्होंने कम्युनिकेशन बैरियर्स दे रखे हैं और इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, जो शारीरिक है वो है अश्रव्य आवाज। ठीक, जो बी है आपका मनोवैज्ञानिक, वो है पूर्व प्रवृत्त धारणाएं, और जो भाषा संबंधी है वो है आपका अलग समझ, और जो सांस्कृतिक है वो है आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं। ठीक है, ये आपका इससे रिलेटेड मैचिंग है। थोड़ा मैचिंग में कंफ्यूजन हो जाती है तो इसकी आप स्टडी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये देखिए नीचे आंसर दे दिया गया है ना। क्वेश्चन 20 है आपका कि जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें कि 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो क्वेश्चन में ये आपको दे रखे हैं तो यही इसका आंसर है कि सबसे पहले होता है सोर्स, फिर होता है एनकोडर, फिर होता है मैसेज, फिर होता है डिकोडर, और फिर ये होता है फीडबैक। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी में ये दिया होता है, आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, कि पहले सोर्स होता है, फिर एनकोडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर डिकोडर होता है, और देन उसका फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक स्थान ए से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरब दिशा में 1 घंटे तक चलता है तथा उसके बाद बाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उत्तर दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान तक चलता है। स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो सीधा इसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं पॉज करके। मैं सीधा आंसर की बात करूंगा इसमें, तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, 9.48 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन अगर डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। चलिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी मैथमेटिक्स का है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके इसके आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 भी मैथमेटिक्स का है। ठीक है, 23 मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये अच्छा भी क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज, है ना, 2 10 30 68 एक्स, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए अगर 1 की क्यूब करते हैं तो 1 ही आएगा, और उसमें +1 ऐड कर देते हैं तो 2 आएगा। आप 2 की क्यूब ऐड करते हैं यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। फिर आप 3 की क्यूब करते हैं, ठीक, तो 3 की क्यूब आपका आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा
27, 3 प्लस कर दिए तो 30, तो 1 प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं, उसके बाद 4 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 में प्लस 4 कर दिया तो 68 हो गया। अब बात आती है 5 की, तो 5 5 या 25 और 25 को 5 से करेंगे तो 125, उसमें हमने प्लस ऐड कर दिया 5 ऐड कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू आपकी आएगी 130, ठीक है। तो क्यूब कर रहे हैं आप और 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप उसको ऐड कर रहे हैं, तो एक सीरीज बन गई है। तो सही आंसर है आपका 130, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका मैथमेटिक्स का है और 25 भी जो है आपका मैथमेटिक्स का है, ठीक है। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं सभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है अब आपका 26, ठीक है। नीचे आपको 2 तर्क दे रखे हैं, सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, और सेकंड है कि सुकरात भ्रमशील नहीं है। तो विरोध के क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, ये आपको बताना है ना। विरोध के क्लासिकी वर्ग में, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विरोधाभासी, ठीक है। चलिए आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन या नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 27। नीचे फिर से 2 तर्क दिए हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ना। तो यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, सार्वभौम विधेयात्मक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। क्योंकि ये जो महात्मा गांधी को ना ये राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ये एक सार्वभौमिक सकारात्मक निरपेक्ष तर्क वाक्य है, ठीक है। चलिए 28, निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। पहला और दूसरा यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान, क्योंकि जो वैशेषिक दर्शन में स्वीकार प्रमाण सिर्फ 2 ही होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक आपका अनुमान होता है। 29 कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया जाता है, तो उसमें आपको बताना है। मैं देखिए किस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये देखिए ये आपको ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 2 और 5 नंबर, यानी 2 नंबर पे है आपका अपोह और 5 नंबर पे है आपका प्रत्यक्ष, ठीक है। बौद्ध धर्म में सिर्फ इनको स्वीकारा गया है, एक अपोह को और एक प्रत्यक्ष को। क्वेश्चन 30 कि तर्क संगत युक्ति का प्रवृत्ति क्या होती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का आप चयन कीजिए। तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो तर्क संगत युक्ति होती है उसकी प्रवृत्ति या तो वैध होती है या अवैध होती है, वैलिड होती है या इनवैलिड होती है, ठीक है। चलिए एक आपको अब ये टेबल जरूर आती है, ठीक है। टेबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपको टेबल दी होगी, तो इसमें आपको 5-6 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर 31 से लेकर के 35 तक जो है आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप टेबल की स्टडी जरूर करिएगा बहुत अच्छे से। ये सामने देखिए स्क्रीन पर है, आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं टेबल को। अब इससे पूछ क्या रहा है आपसे, जरा ये आप स्टडी कीजिएगा कि किस वर्ष या किन वर्षों में आलू का उत्पादन जो है वो उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 2016, 2014, 2015 और 2017। तो अब आपको देखो इसको सॉल्व करना है, ये मैं आपसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पेज में देखिए इसके जो है सॉल्यूशन भी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में ये सॉल्व करना है।
ठीक है, कैसे? 2016 का अगर आप ध्यान से देखो, केवल आलू की बात कर रहा है आपसे, तो आलू का कॉलम बिल्कुल फर्स्ट है ना। आपको ना टमाटर का कॉलम देखना है, ना आपको प्याज का कॉलम देखना है अभी, तो आपको सिर्फ आलू के बारे में पूछा है। तो आलू का कॉलम अगर आप 2016 का देखें तो आपको दे रखा है 2016 में 300, 2014 में आपको दे रखा है 200। ठीक है, दो चीजें उसने आपसे पूछी हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है कि 200, 500, 300, 100, 700 और 800 इन सबका आप जो है सबसे पहले टोटल कर लीजिए, तो वो आपका टोटल बैठता है 2600। ठीक है, ये आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन। अब औसत आपसे पूछ रहा है। औसत की अगर आप बात करें तो क्योंकि 6 आपको ईयर्स दे रखे हैं, 2014 से लेकर के 2019 तक के 6 साल हो गए, तो आपने क्या किया कि 6 से इसको डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गई 433.33। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किन वर्षों में औसत उत्पादन से कम रहा। तो जो आपको आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट नंबर आप ध्यान से देखें, यानी 2016 में 300 है, उसके बाद 2014 में 200 है, और उसके बाद 2017 में आपका केवल 100 है। ठीक है, तो 433 से ये तीनों वैल्यू आपकी कम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 32, किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है? तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर टमाटर का उत्पादन आपको देखना है, जो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना, तो जो टमाटर का उत्पादन है, अगर आप 2016 की वैल्यू देखो तो 2000 आपको आंसर देखिए डी दे रहा है 2016, तो 2016 में जो है वो आपका उत्पादन जो टमाटर का है वो सबसे कम है। अब आप आलू को छोड़ दीजिए, अब आप टमाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2016 में टमाटर दे रखा देखो 40, ये सबसे कम है। ठीक है, अब बात कर रहा है आपसे वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है। देखिए ग्रॉस प्रोडक्शन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, सब्जियों का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सब्जियों का, ये बात ध्यान रखिएगा 2018 में। तो 2018 में देखिएगा जो आलू हैं वो 700 हुए, जो टमाटर हैं वो 70 थे। आप टेबल देखिएगा बिल्कुल पॉज करके ध्यान से, और 500 जो हैं वो आपके दे रखे हैं अनियन, प्याज। ठीक है, ये आपकी 2018 वाली तीनों लाइनें हैं, तो आपने इसका टोटल कर दिया तो वो हो गया 1270। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इजी आता है टेबल का, केवल पाई चार्ट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल आता है, लेकिन अगर ऐसे सीधा सिंपल टेबल वाला आता है तो वो आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आता है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इसको आप कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 34 है आपका कि वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2018 की अपेक्षा 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में, तो अगर आप ध्यान से देखो वर्ष 2018 में, तो 2018 का अगर आप कॉलम देखें तो 770 और 500 इन दोनों का टोटल आ गया, जो हमने ऊपर किया था 1270। अगर आप 2019 में सब्जियों का टोटल देखें, आप, मैं फिर से कह रहा हूं टेबल को आप नीचे करके देख लीजिएगा या पॉज करके देख लीजिएगा। 2019 का जो लास्ट ईयर का कॉलम है उसमें 890 और 600 इनका टोटल हो गया 1490। ठीक है, यानी कि 2019 में टोटल हो रहा है ज़्यादा, 2018 में टोटल हो रहा है कम। तो आपने माइनस कर लिया 1490 में से 1270, तो 220 आ गया। ठीक है, तो 220 आ गया आपका, और 2018 से आपसे कंपेयर करवा रहा है। तो 2018 की जो सब्जी थी वो थी 1270,
मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया तो आंसर आ गया आपका 17.32। ठीक है, यानी कि आपका डी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 35 है आपका कि किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक रही। किस वर्ष में आपसे पूछ रहा है। बेस्ट तरीका मैं आपको एक बताता हूं कि जो ईयर आपको ऑप्शन में दे रखे हो ना, आप उसी ईयर पे ध्यान दीजिएगा, बाकी दूसरे ईयर पे ध्यान मत दीजिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपको टेबल दे रखी है, आप इन सब टेबल का टोटल कर देंगे। देखिए मैं यहां आपको दिखा रहा हूं टेबल एक बार फिर से, ये रही आपकी टेबल। ठीक है, ये टेबल क्वेश्चन की टेबल है, आपने इन सारी टेबल का टोटल कर दिया। अगर आप टोटल देखें तो 1490 सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपका 2019 जो है वो सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो क्योंकि उसने आपसे पूछा है उत्पादकता सर्वाधिक है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आप टोटल करेंगे तो तभी आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन 36 है कि अब देखिए, अब कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये क्या करते हैं कि 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के दे देते हैं। ठीक है, किसी में 4 हो जाते हैं, किसी में 6 हो जाते हैं, बट 99% 5-5 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक में से मिलेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ CD रोम। तो बहुत आसान है, आप सब जानते हो है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का तो पूरा नाम है आपका रीड ओनली मेमोरी, बट CD कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 37 है कि मल्टीमीडिया के घटक हैं। तो जो मल्टीमीडिया है उसके घटक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टेक्स्ट भी होता है, वीडियो भी होती है और ऑडियो भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बहुत इजी है, कंप्यूटर के देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और कम्युनिकेशन के भी इजी आते हैं, तो आप इन पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, ICT जो पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है ना, क्या क्या शामिल है। तो देखिए ऑप्शन में आपके सामने स्क्रीन पे दिए हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, केवल 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप जानते हो कि इसमें ऑनलाइन भी आता है। ठीक है, लर्निंग, और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी होती है और वेब बेस्ड लर्निंग भी होती है ना। तो तीनों इसके सही आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 39। फिर से देखिए, रीजन आपको देना है इसमें कि नीचे आपको 2 इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब रीजन क्या है, असर्टन क्या है, वो क्या है, और रीजन आपका क्या है। तो वो क्या है जरा ध्यान से देखिएगा कि ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। ठीक है, और इसका रीजन क्या दे रहा है कि इस प्रक्रिया में निजता मतलब प्राइवेसी है ना, से समझौता करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल, इसमें मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल करेक्ट है ना। और क्या कहता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आर जो है यानी कि जो आपका रीजन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 40, पाइथन। पाइथन क्या है। तो पाइथन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पाइथन। ठीक है ना, जैसे कभी कभी डॉस का पूरा नाम पूछ लेता है, तो पूरा नाम होता है डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, तो कभी कभी पूछ लेता है कंप्यूटर के, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पाइथन जो है वो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इसको वर्गीकृत किया, और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका तात्पर्य यह है कि यह मुफ्त में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 41। अब यहां से आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं ना, इसी में आपके
जो है कुछ सिविक्स के क्वेश्चन भी आते हैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। तो क्या है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन का आधार पर महादेशों के सही अवरोही क्रम में आपको पहचान करनी है। ठीक है, कि 5 क्वेश्चन इसमें से आने हैं। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2 4 3 1 मतलब सबसे पहले आपका एशिया। ठीक है, क्योंकि वर्ष 2019 में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर ही जो ये महाद्वीपों हैं इनका सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो इसमें पहले पे आ गया एशिया, दूसरे पे आ गया उत्तरी अमेरिका, तीसरे पे आ गया यूरोप और चौथे पे आपका आ गया अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 42 है आपका कि विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किस नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें कि सूचना और संचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कि प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन जो भारत की दृष्टि से है वो सर्वाधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक स्रोतों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वैश्विक उत्सर्जन अगर हम जो है वेट के दृष्टिकोण से देखें तो वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 44। ठीक है, फिर से आपका ये इसमें मैचिंग आ गया है, तो मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ आपको, क्योंकि मैचिंग है। थोड़ा सा इसमें टेबल ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये देख लिया होगा आपने अब तक या पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें सीधा आंसर की, जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इसमें आपका करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन सी, जो अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय होते हैं तो पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। ठीक है, जो पादप पोषक तत्व होते हैं तो आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय है ना। जो अम्ल होते हैं यानी एसिड जो होते हैं तो वो खान अपवहन उससे संबंधित हैं। ठीक है, और जो लास्ट है आपका क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स जिसे हम शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं, तो अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल से संबंधित है। तो इसमें ये जो जल प्रदूषक दिए होते हैं तो उनके सोर्सेज आपको दे रखे हैं, तो उससे आपको इसमें मैचिंग करनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 45। ये फिर से देखिए, आपको रीजन और स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। क्या है कि पहला जो आपका विकथन है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाली संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। और अगर रीजन दे रहा है इसका, तो रीजन आपको ये दे रहा है कि जो समुदाय न्यूनीकरण को प्राय अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो आपका स्टेटमेंट है सर्टेन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट जो रीजन है वो सही नहीं है। क्योंकि जो अनेक समुदाय हैं, देखिए नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, जो अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं और न्यूनीकरण को समुदाय के आर्थिक विकास लक्ष्यों के परस्पर विरोधी और बाधक मानते हैं। ठीक है, चलिए अब 5 क्वेश्चन आपके रह गए हैं हायर एजुकेशन के। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिएगा। तो भारत में सबसे पहला जो ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन कराया है आपको, है ना, अदर प्लेलिस्ट में मेरे क्वेश्चंस हैं। तो वो 1982 में हुई थी और वो हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हैदराबाद का। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है वो हैदराबाद में है और ये भारत की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।
इग्नू का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे, इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, इग्नू के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो इन्होंने अपना चैनल ज्ञान दर्शन शुरू कर रखा है और एक इन्होंने अपना चैनल एकलव्य शुरू कर रखा है। जितनी भी तकनीकी से रिलेटेड जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो इनके एकलव्य चैनल पर दी जाती हैं, और जो नॉर्मल है चैनल इनका जिसपे सामान्य जानकारी या सामाजिक जानकारी दी जाती है वो आप इनका ज्ञान दर्शन चैनल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने कई बारी बताया है, मेरी अदर वीडियोस में मैंने बताया है इसके बारे में। तो निम्नलिखित में से 47 क्वेश्चन है कि किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है आपका सी, जो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक तो हो गया ब्लॉग, एक हो गया डिस्कशन बोर्ड और एक हो गया वीलॉग। चलिए, क्योंकि इसके देखिए नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको कि असमकालिक संप्रेषण में त्वरित प्रक्रिया की जो प्रत्याशा के बिना संदेश भेजा जाता है, और ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड और वीलॉग आदि प्रौद्योगिकी की सहायता से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है। ठीक है, चलिए देखिए फिर से मैचिंग आ गया है। ठीक है, तो मैं आपको मैचिंग के बारे में बता दूं इसमें, तो सीधा सीधा हम आंसर पे डिस्कस करते हैं। देखिए आप पॉज करके आप देख सकते हो, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने आपके सामने देख दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आपको बता रहा हूं। जो चरण 1 मूल्य संग्रहण है वो वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का परीक्षण करना और उनका अनुकरण करना। चरण 2 मूल्यांकन किसी व्यक्ति के, 1 नंबर का पॉइंट सही है कि किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। ठीक है, सी 3 चरण मूल्य, वो 4 नंबर का पॉइंट करेक्ट है कि उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा हो और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा हो, ठीक है, में अंतर जानना। और लास्ट है डी नंबर, जो 4 आपका चरण 4 मूल्य समीकरण है वो मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कि उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन आपको दे रखे हैं। ठीक है, जो उपनिषद है, तो पहला कि पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्यों के अनुभवों के परे है, और सेकंड है कि पराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित होता है। तो आपको इसमें उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि पराविद्या वही होती है, इसको 2 व्यापक विधाओं में बांटा गया है कि उच्च ज्ञान जो मानवीय अनुभवों से परे हो और अपराविद्या निम्न ज्ञान जो मानवीय अनुभवों पर आधारित हो। तो आपका फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों सही है। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही आते हैं तो जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आप ध्यान रखना, उसमें 50 ही क्वेश्चन आते हैं। पहले 60 आते थे तो 50 करने होते थे, लेकिन अब 50 ही आते हैं और 50 ही करने होते हैं। कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के समन्वय का निर्धारण और उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एंट्री नंबर 66। ठीक है, तो व्यूवर्स ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है और मैं थोड़ा सा और कोशिश करूंगा अपनी वीडियो को और बेटर बनाने की। ठीक है, आप लोग मेरे को सजेशन जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मैं ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे पास 24 सेट अवेलेबल हो चुके हैं। आपके 2020 के और 20 सेट अवेलेबल मेरे पास हो चुके हैं 2019 के। ठीक है, और लगभग 11 सेट मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं आपके 2018 के। तो मैं सारे आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा
और प्लस कॉमर्स का पेपर भी मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है, बट कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से भी कहते हैं, तो कुछ ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में मेन आते हो। तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा। तो एनटीए कॉमर्स के नाम से भी उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। फर्स्ट पेपर की भी प्लेलिस्ट है, एनटीए कॉमर्स फर्स्ट पेपर नेट सेलेक्ट, है ना। और नेट कॉमर्स के नाम से एक सेकंड प्लेलिस्ट और है, तो आप उसकी विजिट जरूर करिएगा। पीजीटी टीजीटी के भी इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस दे रखी हैं, तकरीबन 27,000 से ज़्यादा मैं एमसीक्यूज दे चुका हूं पिछले 5.5 महीनों में। तो आप उसकी विजिट करिएगा प्लेलिस्ट की, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू।